नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के उन पहलों की जो आपदा हो या विकास, हर मौके पर जनसेवा को सर्वोपरि मानती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के साथ साथ हरियाणा के विकासपूर्ण भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। जन सेवा के लिए सदैव संकल्पबद्ध है हरियाणा सरकार। प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में सेवा ही सर्वोपरि के मंत्र का पालन करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार सेवारत हैं। हरियाणा के लोग आपदाग्रस्त राज्यों के राहत कार्यों में सहयोग कर अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। साथ साथ राज्य के हालातों पर भी उनकी नजर है। सीएम सैनी प्रदेश भर में चल रहे 100 करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स की प्रगति की रिपोर्ट लेते नजर आए। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के परिवारजनों से जुड़े प्रत्येक प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य किया जाए और सभी बड़ी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर जनता को उनका लाभ सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10.5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों परिवारों के लिए करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की गई। पिछले 10.5 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इसी के तहत ही हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। संकट की इस घड़ी में नायब सरकार की जननीतियों को लेकर किसानों की खुशी बरबस ही फूट पड़ी। नायब सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। प्रदेश में पहली बार 24 फसलों पर एमएसपी लागू करके किसानों को नई ऊर्जा मिली है। खत्म करी भ्रष्टाचार, पहली कलम से 24,000 युवा करे निहाल, 24 फसलों पर एमएसपी देगा, किसान किए खुशहाल। भगवान आपकी लंबी आयु करे। क्या करे जी, आपने ना पंजाब भी कर दिया, सारे लोग का भी आपकी देख रेख में पंजाब जीत ये और आपको बहुत बहुत आपका इतना मतलब लोग पहले सुने करा थे जी, भाई राजे ना राजा को समस्या सुने करा था, वीर विक्रमादित्य इंसाफ करे करा था, है जी, और कर्णवीर दान करे करा था। आपके अंदर तीन खूबियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब हरियाणा में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साथ ही बाढ़ पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब भी दिया। सीएम सैनी ने कहा कि केजरीवाल मौसम देख के कभी दिल्ली तो कभी पंजाब का रुख करते हैं। तो वहीं सीएम सैनी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी हमला बोला। ऐसी सरकार है कि वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती। और उससे आगे केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो वो जब तक तो वहां से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था। जिस दिन मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चला गया। वहां से क्या मिलना था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चला गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी आपने देखा भी है। ये तो इतिहास गवाह है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है,
राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया, आपके सामने है। ये तो इतिहास, पिछला इतिहास उठा करके देखिए ना। अब भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, और वो विदेश में घूम रहे। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था, परंतु स्थगित कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, हमारी सीधी नजर रहे। हम लोगों को, मैं लगातार पिछले 2 दिन गांव गांव जाकर के मिला, बाढ़ से प्रभावित लोगों से, किसानों से, गांव के लोगों से मैं लगातार मिलता रहा हूं, और हमने हर संभव, कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी आपदाग्रस्त राज्यों की मदद कर अपने पड़ोसी धर्म का पालन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रोजेक्ट जनता के जीवन से जुड़ा है, इसलिए सभी बड़ी विकास योजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। बाढ़ राहत से लेकर विकास परियोजनाओं तक हरियाणा सरकार का लक्ष्य है सेवा और विकास को सर्वोपरि रखना, और इस लक्ष्य को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है। तो ये थी हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर। बाढ़ राहत से लेकर किसानों को एमएसपी और युवाओं को रोजगार तक, सेवा परमो धर्म से लेकर पड़ोसी धर्म निभाने तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश साफ है, जनसेवा ही सर्वोपरि और विकास ही लक्ष्य। हरियाणा डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं। और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे, और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सबने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है। बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं, और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसे नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर बस्तर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन से बस्तर अंचल में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वहीं रोजगार के अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में देश विदेश से 200 से अधिक प्रमुख निवेश, उद्योग जगत के दिग्गज और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। यह आयोजन सहयोग और विकास का एक उच्च स्तरीय मंच साबित होगा। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी, और जो बस्तर की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव सिद्ध हुई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा पर वोट खरीदने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के लिए सरकार गिरा दी थी, जो उनकी निष्ठा दर्शाता है। साय ने आरोप लगाया कि वोट खरीदने जैसे काम कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी हमेशा नैतिकता और सत्य के रास्ते पर चलती है और ऐसे निराधार आरोपों से उसकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी वोट के लिए सरकार गिरा दिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और इसी से समझ में आना चाहिए कि उस समय ने तो एक क्या कई वोट सरकार खरीद सकती थी, लेकिन मात्र एक वोट के लिए सरकार गिरा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्तर पहुंचे। सीएम एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने नक्सलगढ़ बस्तर में है। सीएम साय ने अड़ावाल में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस आयोजन से बस्तर अंचल में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वहीं रोजगार के अवसरों को नए द्वार खुलेंगे। सरकार का दावा है कि बस्तर का विकास हमेशा उनकी प्राथमिकताओं में अग्रणी रहा है। इन्वेस्टर कनेक्ट इसी संकल्प को और भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय विकास को नई दिशा और गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। यह कार्यक्रम बस्तर क्षेत्र को निवेश, नवाचार और स्थानीय उद्योग विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि इस इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए बस्तर में निवेश करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत मिल सके। कार्यक्रम में एक विशेष पहल के तहत महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। लाने खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार इन्वेस्टर का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में शामिल होने के लिए जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि उद्योग नीति में महिलाओं और अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इनमें से कोई उद्यमी बनना चाहते हैं तो उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के दूर में जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में बैलगाड़ी रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार समय पर खाद, बीज और यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है और इस समर्थन मूल्य का वादा भी अधूरा है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए 2 दिन में आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैलगाड़ी में आकर प्रदर्शन करने का किसान आज सही में पूरे प्रदेश में संकट में है। किसानों के समक्ष भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो खाद, बीज, यूरिया समय पे मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो चौगुने पचगुने
लागत में मिल रहा है। आज आप देखेंगे यूरिया की कीमत 2,500 से 3,000 4,000 तक पहुंच गई है। आखिर किसान पैदावार ही नहीं करेगा तो खरीदेगा कैसे, और वो पैदावार होगी नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। आज पूरा प्रदेश संकट में आ गया, लेकिन कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सोई हुई है। उसको जगाने के लिए घंटा बजाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो ये सरकार तो 2 साल से सो रही है। इनको जगाने के लिए पूरे प्रदेश में बड़े बड़े घंटे लाने पड़ेंगे और ढोल लाने पड़ेंगे, ताकि ये सरकार की पोल खोली जा सके। किसानों खाद की कमी की मांग थी, इसलिए बैलगाड़ी में की प्रदर्शन किसान रहे और किसान और पंखाजोर थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का नाम और इसके साथ युवक का शव तालाब किनारे पेड़ पर लटका हुआ मिला और जांच में सामने आया है कि पन्नू एक नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में था और जिस पर कार्रवाई की आशंका के चलते उसने यह चरम कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तलाश शुरू कर दी है। जहां शहर और नगर पालिका निगम बता दें कि सड़कों के किनारे खुले में मांस मछली बिक्री को लेकर बजरंग सेना महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका निगम चिरमरी के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि 1 माह के भीतर नगर पालिका निगम क्षेत्र में सड़कों के किनारे और खुले में मांस मछली बिक्री एक व्यवस्थित सुनिश्चित स्थान पर कराया जाए, जिसको लेकर बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह ने बताया कि यदि नगर निगम प्रशासन खुले में सड़कों के किनारे मांस मछली बिक्री को 1 माह में सुनिश्चित नहीं करती तो बजरंग सेना आंदोलन करने के लिए विवश रहेगी। यहाँ पे मुख्य मार्ग मटन अनुरोध है कि वो स्थायी रूप से उनको एक जगह दी जाए, जिसे हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, पंडित जाते हैं, इनके अपने जो धर्म है वो अपने आप में तो अच्छा नहीं लगता है। और सब यही चाहते हैं कि ये निगम से ही है कि जितना जल्दी हो सके काम को। श्री बजरंग सेना का मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब जगह जगह पे जो अव्यवस्थित जो मटन काट कर बेचे जा रहे हैं उसको मतलब कहीं व्यवस्थित किया जाए। हमारा श्री बजरंग सेना का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के पेट में लात मार रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रशासन एक व्यवस्थित ढंग से उसको सही जगह पे स्थान दे ताकि उसका पेट पर्दा चल सके। कई लोग मतलब बदनाम भी करते हैं श्री बजरंग सेना की, ये गलत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं करते बजरंग सेना। लेकिन श्री बजरंग सेना बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर रहा है और नियम पूर्वक कार्य कर रहा है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि भाई उनको व्यवस्था दिया जाए ताकि उनका पेट पर्दा चले। हम उनके मतलब मटन बेचने को रोक नहीं कर रहे हैं, प्रशासन उसको व्यवस्था दे, सही स्थान दे ताकि उनका कार्य चले। और हमारा भी जो ये जगह जगह पे ये मतलब अव्यवस्थित ढंग से मटन बेच रहे हैं उसको सुनिश्चित करें, बस यही चाहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो हमारे महिला विंग के द्वारा अभी ज्ञापन सौंपा गया है। अगर 15 दिवस के भीतर अगर ये कार्य नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो गोडरी पारा सड़क किनारे बकरा काट करके लोग बेच रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ से स्कूल जाते हैं, देखते हैं। गणेश विसर्जन होता है, दुर्गा विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा आता है, तो वहाँ से मास्क काट के लटकाए हैं। इसमें हमें बहुत दुख होता है, इसलिए आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं नगर निगम में। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है अगर 1 महीने के अंदर एक मतलब मटन की दुकान को स्थायी जगह नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे।
खबर सरगुजा से है, जहां जिले के रामगढ़ पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन परसा ईस्ट केटेकॉल माइस ब्लास्ट की वजह से यहां लगातार पहाड़ों पर दरारें पड़ रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने भी इस धरोहर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर संज्ञान लेने की बात कही थी, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। खदानों की गतिविधियां इस ऐतिहासिक स्थल के लिए खतरा बन गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि 3 सदस्यीय टीम दल गठित की गई है। दूसरी पार्टी के द्वारा रामगढ़ अस्तित्व के खतरे को लेकर आरोप भी लगाया गया, जिसमें जांच कर प्रतिवेदन सौंपेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि उत्खनन की वजह से किसी भी प्रकार का रामगढ़ पहाड़ असर हो रहा है या नहीं। जिले के बाहर के अंचल के छत्तीसगढ़ के लोगों के धार्मिक सामाजिक आस्था का, पुरातात्विक आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरगुजा की पहचान का एक प्रमुखतम बिंदु है। इस पे अगर किसी प्रकार का घात होता है तो सरगुजा के नाम पे एक बहुत बड़ा घात होता है। कुछ दूसरी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि रामगढ़ को खतरा है। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टीम बनाई है, माननीय शिवरतन शर्मा जी, माननीय रेणुका जी और माननीय अखिलेश सोनी जी। कल जाके वहाँ वास्तव में जांच करेंगे अपने स्तर में कि क्या किसी भी गतिविधि या उत्खनन से रामगढ़ पर्वत को कोई नुकसान हो रहा है क्या। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले 50 सालों से नियमित रूप से नवरात्र में वहां जाता हूं। विगत 37 वर्षों से अष्टमी नवमी को वहां भंडारा करता हूं। मेरे लिए सबसे आराध्य की जगह है तो रामगढ़ है और भारत की राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है, जहां महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी और हमारे इष्ट प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के दौरान उन्होंने अपना कुछ समय वहां व्यतीत किया था। इसलिए हम सबके आराध्य की जगह है वो, और किसी भी गतिविधि से, किसी भी उत्खनन से अगर रामगढ़ पर्वत को कोई भी नुकसान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मेरे विभाग का मामला है, मैंने भी ये तो पार्टी की तरफ से विभागीय समिति गठित की है। दंतेवाड़ा जिले के पल्ली बारसो रोड पर सातधार और मालवाही के पास एलईडी विस्फोट होने की घटना सामने आई है। इस धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। बताते चले कि यह इलाका पहले भी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। इसके लिए सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद यह घटना घटी है। स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। और दंतेवाड़ा के बीच में एरिया डोमिनेशन एवं डिमाइनिंग ऑपरेशन पर सीआरपीएफ 190 की कंपनी निकली हुई थी। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट के कारण 2 जवान, एक आरक्षक और एक इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ के सरगुजा के प्रतापगढ़ स्थित डीवी पब्लिक स्कूल में 8 साल की एक छात्रा को कड़ी सजा देने का मामला सामने आया है। बच्ची को 100 बार उठक बैठक कराई गई और साथ ही डंडे से पीटा गया। पिटाई करने वाले शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं स्वास्थ्य सुधार को लेकर विधायक रामकुमार और सांसद ने बता दें कि एम्स के लिए लेटर जारी किया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बच्ची को राजधानी रायपुर के एम्स रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और इलाज के दौरान मासूम बच्ची का वीडियो सामने आया, जिसमें वो तकलीफ में दिखाई दे रही है। घटना के बाद अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और पुलिस और शिक्षा विभाग जांच कर रही है। बस्तर के नारायणपुर में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 16 सक्रिय नक्सली आत्मसमर्पण कर
मुख्य धारा से जुड़े और इसमें बता दें कि सरकार सदस्य और पंचायत मिलिशिया के प्रमुख भी शामिल थे। पुलिस ने सभी को 50-50 हजार रुपए का प्रोत्साहन चेक दिया। 2025 में अब तक 164 नक्सली नारायणपुर में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो नक्सलवाद के कमजोर होने का संकेत है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।